नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा सिक्योरिटी एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या बेटा? सिक्योरिटी एनालिसिस। सारे लोग आ जाओ। जाने के पहले क्या चल रहा था? वर्किंग कैपिटल। क्या चल रहा था? वर्किंग कैपिटल। आखिरी में बहुत सारे लोगों ने क्लास गोल मारी थी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी डली हुई है, ठीक है क्या? वो आप लोग एक बार देख लेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस अगर और प्रैक्टिस कराने होंगे तो मैं वर्किंग कैपिटल करा दूंगा, लेकिन वो आखिरी में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। पहले मैं बाकी सारे चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर्स आपके बच्चे उनको वाइंड अप करूंगा, ठीक है क्या? हाँ, एफएम में है लास्ट चैप्टर ऑफ एफएम, मतलब सेकेंड लास्ट चैप्टर। वैसे जो बचा है हमारा, एक लौता चैप्टर बचा है एफएम का, सिक्योरिटी एनालिसिस। आ जाओ, ओपन करते हैं। बता रहा बेटा कौन है? चैप्टर नंबर 18 होगा सपोज। बाकी लोग कहाँ हैं जो जिनकी दिवाली खत्म नहीं हो पा रही है ना? इतनी छुट्टी के बाद भी जिसकी दिवाली खत्म नहीं हो पा रही है। लगता है सीधे अब वो लोग 25 फरवरी को दशहरा मनाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, उसको बोलो सब ठीक हो जाएगा। आइए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा सिक्योरिटी एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या बेटा? सिक्योरिटी एनालिसिस। एफएम का लास्ट चैप्टर। श्री गणेश करते हैं। ये चैप्टर की खास बात पता क्या है? दिस इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीजें थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स हैं। इसको हम अगर रियल वर्ल्ड में बहुत डीप पढ़ने जाएं, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, अगर एक्चुअली में इसको सिलेबस के दायरे से हट के पढ़ा जाए, तो तुम पता है इसमें क्या सीखते हो? कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है और कौन से स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात समझ में आ रही है? कि किस में पैसा लगाना चाहिए। नहीं बेटा, वो फिर क्या है ना, 2 महीने का क्रैश कोर्स हो जाएगा, ठीक है? तो अलग से एक चैप्टर का बाद में जरूर हम देखेंगे कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना नहीं चाहिए, ठीक है क्या? तो ऐसी बात है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है आप जानते हैं? क्या होता है सिक्योरिटी? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मतलब कुल मिला के सिक्योरिटीज आप जानते हैं ना यार, कंपनी लॉ वाले बच्चे, सिक्स से भी पढ़ने वाले बच्चे। सिक्योरिटीज एनालिसिस, कौन पूरी सिक्योरिटी का एनालिसिस कर रहा है कि कौन सी सिक्योरिटी खरीदे और कौन सी सिक्योरिटी नहीं खरीदे। इस चैप्टर से मुझे एक गिला है, एक शिकवा है, और वो गिला शिकवा ये है कि हर टॉपिक को बस दे दे के छोड़ दिया है। मतलब किसी भी टॉपिक में वो डीप अंडरस्टैंडिंग तुमको नहीं मिल रही, बस टॉपिक के नाम है। क्योंकि हम अभी एग्जीक्यूटिव के दायरे में बंधे हुए हैं, तो जितना सिलेबस में दिया है हमसे उतना ही कवर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हो सकता है आपके मन में पढ़ते समय कौतूहल वाले सवाल आए, आप पूछिएगा भी, पर मैं बताऊंगा नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। हम भटक जाएंगे और इधर उधर निकल जाएंगे, तो इधर उधर ना निकलें, इसलिए हम उसको अभी दायरे में रखेंगे। उसके बाद अगर आप मुझसे कभी बाहर मिलेंगे तो क्लास के बाद आप चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं है। सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए थोड़ा सा अभी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी रैंडम बातें अपन करते हैं। कितने लोगों ने सुना है एक चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस? ये पता है क्या? एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। क्या होता है जानते हो क्या इस बारे में? बताओ, क्या जानते हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और क्या जानते हो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फंडामेंटल? नहीं पता। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सही बोला आपने। देखा होगा ग्राफ्स दिखाए जाते हैं आपको अलग अलग, ठीक है? कैंडल स्टिक चार्ट दिखाए जाते हैं, लाइन चार्ट दिखाए जाते हैं। बोलते हैं ना पिछला सर्किट लो मारा था तो अब हाई मारेगा। ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें लोग कर रहे होते हैं ना। सपोर्ट, इतने पे सपोर्ट मिला है तो इतना जाएगा। ये सब क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है। क्या है? टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि पूरा स्टॉक जो चला आ रहा है उसके ग्राफ्स बनाए जाते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्या बनाए जाते हैं? ग्राफ। उन ग्राफ्स को देख के ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि यार एक यू पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, तो आगे चल के क्या होने वाला है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। के बाद समझ में आ रही है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब अभी गिरा है, मतलब ये चार्ट पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न से आगे का पैटर्न प्रिडिक्ट करते हैं कि अब शेयर गिरेगा कि बढ़ेगा, और उस बेसिस में डिसाइड करते हैं कि उनको सिक्योरिटी को या शेयर को बाय करना है या सेल करना है। ये क्या होता है?
टेक्निकल एनालिसिस। क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम क्या, जो हमने अभी तक पढ़ा है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, उसके रेशियोज देखते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसका पी रेशियो देखते हैं, देखते हैं कि उसकी सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है। मतलब कि हम अब चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख, सुन रहे हो? अबे इतनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं यार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। हम कंपनी का भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं उसके बिजनेस को एनालाइज करते हुए कि यार अब फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है, तो फ्लिपकार्ट को देख रहे हैं तो यार इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, अमेजॉन कैसे कर रही है, फ्लिपकार्ट कैसा कर रही है, ये कितना ग्रो कर रही है, इसका पी रेशियो क्या है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। इनके रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट, कॉम्पिटिटर्स, कुल मिला के बिजनेस की स्टडी करते हैं। वो कौन सा एनालिसिस होता है? फंडामेंटल्स। इन्वेस्टर्स की दुनिया दो भागों में बटी हुई है जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। कई बोलते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस बेटर, हमको टेक्निकल एनालिसिस में जाना चाहिए। आप अगर एक बार टेक्निकल कर लेते हो तो उसमें पूरा सब कुछ ऑलरेडी फंडामेंटल सब जुड़ा हुआ है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कई होते हैं बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस बेटर होता है, क्योंकि वो थोड़ा कुछ ठोस बात है, क्योंकि उसमें आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस, प्रॉफिट्स, रेशियो, सेल्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, ये सारी चीजें देख रहे हो कि मार्केट में क्या हुआ है, कौन सी खबर आई है, इन सबसे एनालाइज करते हो। तो वो कौन सा एनालिसिस होता है? फंडामेंटल। कितनों को समझ आया? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताओ आपको क्या लगता है, टेक्निकल एनालिसिस बेटर की फंडामेंटल? क्या बेटर लग रहा है? ये अब इसमें लड़ाई है, कोई इसका क्लियर ओपिनियन तो नहीं है, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि फंडामेंटल बेटर है। मुझे टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं जुआ ही लगता है कि यार वो एक तरीके से ये ना पैटर्न है, अभी गिरा था तो फिर बढ़ेगा। मतलब वो हालांकि वो बहुत स्टडी करके बनाए गए हैं, बहुत बार रिप्रेजेंट भी करते हैं, पर उसमें आप ठोस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हो। अब वो चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे टाटा हो, कुछ भी हो, क्या बात समझ में? आप उसमें वो सिर्फ पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। इंट्राडे में बहुत बार इंसान, अगर सरल भाषा में बोलूं तो इंट्राडे में आदमी टेक्निकल पे भरोसा करता है, और करना भी चाहिए। भाई कंपनी प्रॉफिट कमा रही कि नहीं कमा रही है, इसका इफेक्ट लॉन्ग रन में दिखेगा ना, कल के शेयर प्राइस में थोड़ी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या देखना चाहिए? फंडामेंटल। शॉर्ट टर्म इंट्राडे कर रहे हो तो आपको टेक्निकल पे ही जाना पड़ेगा, फंडामेंटल से उतना जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? फंडामेंटल करना चाहिए। मैं तो हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही एडवोकेट रहा हूं कि भैया हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंट्राडे, तो वो फंडामेंटल के भरोसे में जाती है। हाँ या नहीं? या तो फुल टाइम ट्रेडर बनो, बढ़िया दिन भर बैठो सिस्टम के सामने और फुल टाइम काम करो तो समझ में आता है। मतलब मैंने अपने इतने दोस्त देखे जिनने एफएनओ में पैसा गवाया है, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे लोगों को गवाते हुए देखा है। तो या तो आप फुल टाइम अच्छे से ही कर लो, पढ़ लिख के, सीख साख के, फिर या तो फिर फंडामेंटल में जाओ, फंडामेंटल में जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, आप हमेशा फायदे में रहोगे, कभी नुकसान नहीं खाओगे अगर आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते हो तो। चलिए, तो ये तो हो गई कौन सी? जेनरिक ज्ञान की बातें। आइए, व्हाट आर सिक्योरिटीज। क्या आप जैसे बच्चों को, इतने पढ़े लिखे, इतने होनहार बच्चों को व्हाट आर सिक्योरिटीज पढ़ाने की आवश्यकता है? हाँ ना, बोलो बच्चों। हैप्पी दिवाली बच्चों। क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी फुलझड़ी तो नहीं चल रही है ना? मैंने आज ही एक मीम देखा, मेरे को किसी ने भेजा था, बच्चे ने, आज मैंने क्लास की टाइमिंग डाली तो बोल रहा था, वो एक मीम में वो बोल रहा था, बोलता है भले दिवाली खत्म हो गई है, हमने जीन्स टी शर्ट पहन लिया, पर अंदर से हम अभी भी कुर्ते में ही है। ठीक है, तो बस तुम अभी भी कुर्ते में तो नहीं हो बेटा, आ गए हो जीन्स टी शर्ट में, क्या बात समझ में? अभी भी तुम्हारा डुबुक डुबुक तो नहीं हो रहा, दिमाग में पटाखे तो नहीं जल रहे? ठीक है, तो आ जाओ बेटा, नहीं तो इसके जलेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज, ये पूरी सेम डेफिनेशन है जो आपने कहीं ना कहीं जिंदगी में पढ़ी होगी। अरे पढ़िए डेफिनेशन सिक्योरिटीज, क्या क्या आता है? अरे हाँ ना, बोलो ना यार, पक्का। अच्छा, एक होता इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट जहां पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें होती है, एक चीज होती है सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और यील्ड। तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड वाली सिक्योरिटी नहीं बे। आप इन्वेस्ट करने के पहले तीन बातों का ध्यान रखते हो कि वो इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है। अरे यार, डूबने के चांसेस हैं या नहीं है? जैसे एफडी सबसे सिक्योर है, मार्केट थोड़ा सा अनसिक्योर है, थोड़ा सा रिस्क है, तो कितनी सिक्योरिटी है, कितनी लिक्विडिटी है? जैसे मार्केट में लिक्विडिटी है, एफडी में लिक्विडिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? और रिटर्न कैसा है? क्या है? रिटर्न कैसा है? तो ये तीन चीजों को देख के इन्वेस्टमेंट की जाती है। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी कितना रिस्क चाहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कितने समय के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं।
इन दोनों के पैसे के हिसाब से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप किसी सिक्योरिटी को या शेयर को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, और उससे क्या कमाते हो, यील्ड कमाते हो। उससे क्या कमाते हो, यील्ड कमाते हो। कितनों को बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 20 लाख रुपए रखे और मेरे से किसी ने पूछा कि यार मैंने कल लगा दें अभी, तो मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनने बोला कि एक काम करो, अभी कितने समय तक के लिए लगाना है। मैंने कहा 6 महीने के अंदर मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर 6 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो चुपचाप एफडी में रखो या बॉन्ड में रखो। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुमको पता है 6 महीने बाद पैसे की आवश्यकता है, आज लगा दो, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट बढ़ेगा, पर 6 महीने पहले मार्केट डाउन रहा तो क्या करोगे, नुकसान हो जाएगा। तो अगर कम समय के लिए लगाना है तो सिक्योर साइड में जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब जब ये पढ़ाता हूं मैं, थोड़ा सा मेरे अंदर वो रहती हैं चीजें, भावुकता रहती है, तो हो सकता है मैं थोड़ी यहां वहां की बातों में निकल जाऊं। पर मेरा एक चीज ये मानना है कि हर इंसान को पर्सनल फाइनेंस पढ़ना चाहिए। हर इंसान को, मतलब मेरा तो मानना है 12वीं के पहले पहले पर्सनल फाइनेंस पढ़ा देना चाहिए। या हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है कि पर्सनल फाइनेंस पढ़ाया नहीं जाता किसी को। मतलब मैं बता रहा हूं, मेरे दोस्त हैं, अभी कल ही हम लोग जब वापस लौट रहे थे ट्रिप से तो बात कर रहे थे कि प्रिया और मैं बात कर रहे थे पिंकी लोग से, सबसे कि कितने ऐसे दोस्त हैं जो चार्टर्ड्स हैं, उनको हम फोर्स कर करके इन्वेस्टमेंट शुरू करवाना है। वो सीए बन चुके और हमको फोर्स कर रहे हैं कि बड़े भाई इन्वेस्टमेंट कर ले, पैसा कमाने लग गया है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में लगा ले, ये कर ले वो कर ले। मतलब कुल मिला के पैसा कमाना आ गया है पर पर्सनल फाइनेंस नहीं आया, और वो क्वालिफिकेशन से नहीं आता। तो मतलब फाइनेंस की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सीए ही है ना। लॉ की सबसे बड़ी सीएस है, लेकिन फाइनेंस की डिग्री तो सीए है ना। उन लोग को तक को पर्सनल फाइनेंस उतना अवेयरनेस नहीं है कि पैसा मार्केट में कब कैसे क्या लगाना है। 80% को है, 20% को नहीं है, और आम जनता को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पर्सनल फाइनेंस तुम लोग को जिंदगी में जब भी मौका मिले, अभी एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद तुम्हारे पास 1-1.5 महीना खाली रहोगे, बिल्कुल बढ़िया पर्सनल फाइनेंस सीखना। जब मौका मिले जिंदगी में ये चीज सीखना ही सीखना कि अपने पैसे को कैसे बनाना है। कमाने से रिच नहीं बनते बेटा, इन्वेस्टमेंट से ही रिच बनते। चलिए, इतना ज्ञान काफी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना सोच समझ के, बोलो हाँ नहीं। स्पेक्यूलेशन इज काइंड ऑफ जुआ, है ना। एकदम सट्टा नहीं बोल सकते हम, मतलब बोल सकते हैं आम भाषा में ये है कि जल्दी प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए आप क्या करते हो, स्पेक्यूलेट करते हो। स्पेक्यूलेट मतलब ऐसा नहीं कि जाके मन नहीं खेलना पड़ेगा, है ना, पत्ता खेलना पड़ेगा, है ना, या तो वो वहां पे जाके ऐसे क्या कहते हैं इसको, कसीनो में जाना पड़ेगा अपन को खेलने के लिए ना, वो सब नहीं करना जरूरी है। अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस बढ़ने वाला है और मैंने उसमें पैसे लगा दिए, बताओ ये इन्वेस्टमेंट है कि स्पेक्यूलेशन है? क्यों? मुझे रिलायंस लग रहा है रिलायंस बढ़ने वाला है, मैंने उसमें पैसा लगा दिया। क्या मैंने कोई स्टडी करी, कुछ किया? नहीं, मेरे को लग रहा है, मतलब मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं कि कल को दाम बढ़ने वाला है ना। आप कहीं पे भी स्पेक्यूलेट, किसी भी चीज में स्पेक्यूलेट कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यार मेरी कपड़े की दुकान बहुत चलेगी, तो मैं कुछ ऐसा, मेरा ये वाले इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली, वहां पैसा लगा देता हूं। ये सब क्या है बेटा, स्पेक्यूलेशन। जो बिना डिटेल स्टडी के कम समय के लिए जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए, वो क्या होती है बेटा, स्पेक्यूलेशन। वो क्या होती है बेटा, स्पेक्यूलेशन। सोच समझ के स्टडी करके लंबे समय के लिए रिटर्न कमाने के लिए पैसा लगाया जाए, वो क्या कहलाता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। द परचेज ऑफ असेट विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स इन is called investment, is an act of conducting risky financial transaction in the hope of substantial profit। रिस्क ले रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। फंडामेंटल फैक्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी देखते हो, यहां पे आप टेक्निकल चार्ट्स और मार्केट साइकोलॉजी को समझते हो। ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मॉडरेट रिस्क होता है, हायर होता है, चेंजेस इन वैल्यू, चेंज इन प्राइस, ठीक है। मॉडरेट स्पेक्यूलेशन में बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है। इन्वेस्टर यूजेस देयर ओन फंड, स्पेक्यूलेटर यूज बोरोड फंड। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो स्पेक्यूलेटर होता है वो दूसरों से पैसे लेके लगा रहा है, ऐसा बोला गया है। इसमें स्टेबल इनकम होती है, अनसर्टेन और एरेकेटिक इनकम होती है, कंजर्वेटिव और कॉशियस होता है, और डेयरिंग और केयरलेस होता है। ओहो, तो आपको ध्यान रखना है जीवन में कंजर्वेटिव और कॉशियस बनना है कि डेयरिंग और केयरलेस बनना है। अरे हाँ या ना बोलो ना यार, नहीं आया कि आया पक्का। मतलब मैंने रॉकी भैया के दोस्त की कहानी शायद बताई थी आपको इसमें। मतलब थोड़ी सी ऐसा है कि अब क्या बताऊं, रॉकी भैया का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बचपन का दोस्त है उनका, और ही वॉज वर्निंग ही, मतलब ही पुणे में जॉब करता है और उसका करीब 40 लाख का पैकेज होगा, इंजीनियर है। और पहले उन्होंने एयरफोर्स क्रैक किया था, एयरफोर्स की जॉब ज्वाइन की थी,
फिर वहां उनको लगा कि नहीं वो एयरफोर्स के लिए मतलब नहीं बने हैं, उनको नहीं करनी है वैसी लाइफ, तो वो फिर कॉर्पोरेट मैन, वेरी इंटेलिजेंट, प्रॉपर बीटेक किया हुआ बंदा, इंजीनियर, अच्छे 40 लाख के पैकेज में वो खुद थे। एंड उनकी वाइफ थी जिनका पैकेज करीब 15 लाख रुपए था। कहाँ पैसा लगाया, गलत पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्टमेंट ये वो ये वो ये वो, हाई डेट। एंड रिसेंटली उन्होंने कुछ कर लिया, मतलब ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गए थे। हाँ, इसी साल तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। मतलब ये मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं हटाऊंगा, बोलूंगा हटाने के लिए, ठीक है, तो बात रिकॉर्ड की जा सकती है। तो मैं उससे बात ही कर रहा था नॉर्मल, तो उसने बताया कि मैंने कैसा चल रहा है, तू स्टॉक ऑप्शन में बहुत पहले से करती, मैं नहीं कर रही क्या आज के? बोलती कुछ नहीं यार, एफएनओ में 30 लाख का लॉस रखा है। मैंने कहा भाई मतलब अभी आपकी जॉब लगी, द थिंग इज कि यार यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मनी। मनी इज अ वेरी सीरियस मैटर इन केस ऑफ हैंडलिंग। ऐसे हजारों करोड़ों लोग, जिन मतलब हजारों करोड़ों हैं जिनके पास वो डूब रहे हैं, और कई हैं जो संभाल के चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। पैसा कमाना एक बात है और उसको संभालना दूसरी बात। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। पिताजी का पैसा बटा, 50-50 बटा, दोनों को पैसा मिला, एक कहाँ एक कहाँ है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज फंड्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज मनी। अगर आप पैसे को संभालना नहीं सीखे ना, तो जितना आएगा उतना कम है, और संभालना सीख गए ना तो कम से भी ज्यादा बनाया जा सकता है। इट्स अबाउट, एक बुक है, कभी समय मिले रीडिंग करने का, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक है, उसको पढ़ना। कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप वो बुक पढ़ोगे उसमें मनी से रिलेटेड आपकी सोच कैसी होनी चाहिए वो पूरी बताई गई है। बहुत ब्रिलियंट बुक लिखी हुई है वो, पढ़ना उसको। चलिए आगे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग। क्या है, क्या है इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग? क्या होता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग, बताओ मेरे को। मतलब अब स्पेकुलेशन का बाप क्या हो गया? गैमलिंग। पत्ते खेलना, बेहतरीन गिरा तो 1000, नहीं तो 0। क्या बात समझ में आ रही है? वो एकदम और बड़ी चीज हो जाएगी। क्या बेटा? गैमलिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग बेस्ड ऑन टिप्स एंड रूमर्स, अनप्लान्ड एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रिस्क, नेगेटिव रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड, एंटरटेनमेंट वाइल अर्निंग। मजा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं है तो गैमलिंग नहीं है। अभी दिवाली के दिन बैठे होगे सब लोग पत्ते लेके, है ना, दैट इज गैमलिंग। क्लियर है क्या? है ना। खैर वो तब तो फन है, रोज करने लग जाओ गली मोहल्ले में बैठ के, तो वो क्या हो जाती है? गैमलिंग। अरे हाँ ना बोलो ना यार, समझ गए क्या? यहां तक थ्योरेटिकल बातें आई पूरी आपकी, बोलो हाँ। ये चैप्टर मोर ऑफ अ थ्योरी साइड ही जाएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस के 3 अप्रोच होती है, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है टेक्निकल। पहले बात करी है फंडामेंटल। पहली क्या बात करी है? फंडामेंटल। अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी एक स्टॉक बताओ जिसके बारे में अपन को एनालिसिस करना है। एक स्टॉक की न्यूज सुनी अभी? अरे यार वो कौन सा था, नाम नहीं याद आ रहा। ₹3.5 का स्टॉक था। अभी परसों की है, 2-3 दिन पहले की न्यूज है। स्टॉक कितने का था? ₹3.5 का। और एक दिन मार्केट खुला, वो कितने पे खुला? 2,25,000 में। एक बार देखो वो, अभी देखो न्यूज में 2,25,000 की 1.5 लाख, कुछ तो खुला, बहुत भयंकर हुआ है कुछ। मतलब जिंदगी में पूरे शेयर मार्केट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। कोई सी एनर्जीज है कि क्या है, बता रहा हूं मैं। उसकी एशियन पेंट्स उसकी होल्डिंग कंपनी है, हाँ उसकी सब्सिडरी है, मतलब एशियन पेंट्स होल्डिंग है उसकी। नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। क्या डालोगे गूगल में, क्या डाल रहे हो? हाईएस्ट या मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन इंडियन शेयर मार्केट डालो। नहीं नहीं, अरे लो यार, नाम ही याद नहीं आ रहा। हाँ, एलसिड इन्वेस्टमेंट, राइट। उसका ग्राफ ही नहीं आ रहा है, तुम अगर देखोगे ना अभी। मतलब अगर किसी के पास 100 शेयर थे जो उसने ₹350 खरीदे थे, तो कितना हो गया, लगा लो हिसाब। तो मतलब ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अब नेट ही नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। क्यों हुआ है वो, अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो इतना हो गया होगा, एक्चुअली वो स्टॉक एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। हाँ तो वो हो सकता है कि एशियन पेंट्स की होल्डिंग है कि सब्सिडरी, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। मेन कहानी ये है कि ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे पैसे अचानक से इतने बढ़ गए। उस शेयर में बहुत सालों से ट्रेड ही नहीं हुआ था। मतलब वो शेयर जो था वो स्टॉक मार्केट से जो उसकी बुक वैल्यू है, अब तो तुम समझते हो, थोड़ा बहुत एफएम पढ़े हुए हैं भाई, छोड़ो तो मोबाइल सुन लो, ठीक है। अब तुम, एक होती है बुक वैल्यू, पता है ना, एक होती है मार्केट वैल्यू। हमेशा मार्केट वैल्यू क्या होती है ज्यादा, बुक वैल्यू क्या होती है कम। वो शेयर था जो बुक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा था, पॉसिबल ही नहीं है।
और लोगों को पता था उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, तो लोग उसको ट्रेड ही नहीं कर रहे थे। वो 3.5 का शेयर लोग ने होल्ड करके रखा हुआ था। मतलब अगर ऐसा नहीं कि काश खरीद लिया होता तो करोड़पति हो जाते, खरीदने जाते तो मिलता ही नहीं, क्योंकि जो होल्डर्स थे वो उसको रिलीज ही नहीं कर रहे थे। उसकी कहानी ऐसी है, पूरा एक बार उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बताऊंगा कभी एलसीडी इन्वेस्टमेंट की कहानी। फिर वो अभी सेबी ने कुछ रूल निकाला जिसमें क्या था कि वो उसमें आप डील कर सकते थे, ऐसी कोई एक कहानी है, पूरी मैंने भी पढ़ी नहीं है। तो फिर उस दिन वो स्टॉक मार्केट हुआ और उसके ओरिजिनल प्राइस में आया। अभी भी बोल रहे हैं अंडर प्राइस्ड है। कितने का हो गया प्राइस अभी? 2.73 बोल रहा, अभी और बढ़ेगा, 3.5 लाख हो सकता है। मतलब ये अभी तक, इससे पहले एमआरएफ वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अब उसको तोड़ के आगे कौन बढ़ गया? हमारा प्यारा एलसीडी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए, तो जब आप फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अपन को ये कंपनी ले लेते हैं, कौन सी कंपनी का पता लगाना है बताओ? कोई भी कंपनी अपन लेते हैं जिसकी अपन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो लेते हैं अपन, क्या करते हैं? जोमेटो। अब जोमेटो का शेयर खरीदे या ना खरीदे, इसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। ओवरऑल इंडियन मार्केट काय में है, अपवर्ड ट्रेंड में है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में? पूरी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है इंडियन इकोनॉमी, बोलो हाँ नहीं। फिर दूसरा क्या देखेंगे? इंडस्ट्री। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री अभी कैसा कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है, फ्यूचर भी अच्छा है, अभी तो नई इंडस्ट्री है पूरी, है ना। जोमेटो वाज द फर्स्ट मूवर जिसने पहली बार क्या किया? फूड डिलीवरी चालू करी है। तो क्या है? इंडस्ट्री को देखेंगे। फिर इंडस्ट्री के बाद क्या देखेंगे? कंपनी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखी जाती है? इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी। अब ये जोमेटो पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब चल रही है ना यार। अब इंडस्ट्री अच्छी हो, कंपनी अच्छी हो, सेकेंडरी है, इकोनॉमी खराब चल रही है, ओवरऑल देश ही डूब रहा है, तो क्या करोगे? ओवरऑल देश का स्टॉक मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो क्या कर लोगे तुम? जैसे श्रीलंका के हाल अभी बुरे थे। अब श्रीलंका के हाल अगर बुरे थे, मार्केट खत्म था, तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी हो, मार्केट डाउन है मतलब डाउन है ना। तो सबसे पहले क्या पड़ी जाती है? इकोनॉमी। फिर क्या पड़ी जाती है? इंडस्ट्री। और तीसरी चीज क्या पड़ी जाती है? कंपनी। हम कई बार सोचते हैं हमारे देश में जो ये सब होता है ना, हमको लगता है हमें क्या लेना देना, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हमें क्या लेने देना, लड़ने दो, ठीक है, या हाँ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। हम बहुत रॉन्ग आइडियाज रखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर लगातार साल भर में हर महीने एक दंगे हो जाएं, 12 दंगे हो जाएं, तो जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या समझेंगे? मार्केट अनस्टेबल है ना यार। जब भी कुछ होता है तो मार्केट में इफेक्ट पड़ता है ना। मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? मार्केट क्या है? अनस्टेबल है, रोज ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। पैसा निकालो अपने यहां से, किसी एक स्टेबल देश में लगाओ, उनको तो पैसा लगाना है ना। बात समझ में आ रही है? अगर पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ आतंकवादी हमला हो रहा है, कुछ लफड़ा हो रहा है, सरकार बन रही, बिगड़ रही, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, तख्ता पलटी होते जा रहा है, तो वहां पे पैसा लगाने से पहले आप सोचोगे ना? अरे हाँ ना बोलो ना यार। आज इंडिया स्टेबल है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो दिक्कत नहीं है। यही अगर हम और ज्यादा इसमें और हंगामे घुसते चले जाएं, क्योंकि हम इतना सोच समझ के ना चले, तो क्या हो जाएगा? मार्केट क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। हमको लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है? हर एक छोटी चीज जो देश में हो रही है उससे हमको फर्क पड़ता है। आज नहीं तो कल आपके जेब में फर्क उससे पड़ने वाला है। तो इसलिए हमको बहुत कॉशियसली चलना चाहिए। एक प्रॉपर, अगर मैं सिर्फ फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं, तो क्या बात समझ में आ रही है? हिंदू मुसलमान या कुछ भी केस में आप लड़ते झगड़ते तो रहोगे, अल्टीमेटली क्या होगा? आपका पैसा डूबेगा, आपकी करेंसी डूबेगी। हाँ या ना बोलो। तो आपको 3 चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है। एक एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। समझ आ रहा है क्या? तेज चल रहा हूं क्या बहुत? पक्का एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मार्केट के बारे में समझना है अपन को, और बहुत डिटेल तुमको है नहीं। अच्छा, जब इकोनॉमी को समझने गए तो क्या समझोगे? जीडीपी समझोगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट समझोगे, कितना पैसा है, और इन्फ्लेशन समझोगे, मार्केट का इंटरेस्ट रेट समझोगे, बजट क्या आया है वो देखोगे, टैक्स स्ट्रक्चर देखोगे, और अदर फैक्टर्स देखोगे। कितनों को ये बात समझ में आई? दुबई क्यों बढ़ा? दुबई इज अ नो टैक्स कंट्री। दुबई में 0 टैक्स है। आपने अगर 1 करोड़ कमाए, तो यहां पे अगर आपने 10 करोड़ कमाए तो 4 करोड़ 5 करोड़ गवर्नमेंट ले जाती है। आपके पास कितना बचता है? 5 करोड़। दुबई में आपने 10 करोड़ कमाए, पूरे 10 करोड़ आपके। नो टैक्स कंट्री है, टैक्स हेवन बोलते हैं उस देश को। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है शाहरुख खान ने ऐसे ही घर लेके रखे, सारे स्टार जबरदस्ती दुबई जाते हैं? दुबई में जाने का कॉन्सेप्ट ही क्या है? क्यों लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंफ्रा वहां पे क्यों हुआ? सब लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें हैं। इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस, आपको पूरी इंडस्ट्री को समझना है। कंपनी लेवल से आपको पूरी कंपनी को समझना है। कितनों को बात समझ में आई? यहां तक हाथ उठाओ। अरे डैड्स, ठीक है। कंपनी में क्या क्या समझोगे? ईपीएस क्या है, पी रेशियो क्या है, प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ क्या है, प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड मतलब कितना पैसा लगाए, कितना डिविडेंड कमा रहे हैं, हाँ या नहीं बोलो। और डिविडेंड पे आउट मतलब, ये तो पढ़ा होगा, पता होगा डिविडेंड पे आउट।
कितनी अर्निंग का, मेरी अर्निंग का कितना परसेंट में डिविडेंड दे रहा हूं, वो क्या है, डिविडेंड पे आउट। मेरा ईपीएस है 10, मेरा ईपीएस है 10 और 6 रुपए में डिविडेंड दे रहा हूं, तो मेरा डिविडेंड पे आउट कितना है, 60%। इन्वेस्टर ने 100 रुपए लगाए और 10 रुपए कमाए, तो डिविडेंड यील्ड है 10%। के बाद समझ में आ रही है, कितना कमा रहे हो वो क्या है, डिविडेंड यील्ड, और अर्निंग का कितना परसेंट बांट रहे हो वो क्या है बेटा, डिविडेंड पे आउट। फिर क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी में चाहूंगा। इसके पहले आप एक बार नजर मारे, फिर हम एक बार चैप्टर को स्कैन करेंगे आगे का चल के। यहां से एक बार 2 मिनट का समय दे रहा हूं, रीड कर लो पूरा फटाक से। अभी आएंगे सारे ये रेशियोस के नाम, अगर अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको छोड़ दो, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक ही रेशियो एनालिसिस है। क्या हुआ भाई, क्या बता रहा प्रत्यक्ष? बेटा डन या नॉट डन, फटाफट बोलो। अच्छा, इसमें ना स्कैनर के हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में वो कटवाने पड़े तुमको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हट गए हैं मॉड्यूल से। मॉड्यूल में अभी जैसे तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन, वो सब हमने वहां एक थोड़ा सा पढ़ा, जो आया था वो हम पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ नहीं? एक्स्ट्रा टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक है ना, बहुत सारे मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो स्कैनर के काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको इसके कैंसिल करवाऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल थोड़ी सी चेंज की है इस चैप्टर की उनने। क्लियर है क्या? तो इससे थ्योरी भी आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, यहां तक हो गया, हाँ या ना बोलो? अरे हाँ ना बोलो। अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बार चैप्टर की सैर करा के लेके आऊंगा। आओ चैप्टर की सैर करके आए। क्या कुछ बोल रही हो? चलो देखो, टॉपिक्स के नाम देखो बस। रेशियो एनालिसिस पढ़ चुके हो क्या? अरे हाँ ना बोलो। देखो ना, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, कवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोस, कुछ कुछ नए रेशियोस के फॉर्मूले वो मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। रेशियो एनालिसिस हो चुका है कि नहीं? हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पढ़ाऊंगा मैं सारे। हाँ, अभी फिर से डिस्कस करूंगा, ये मत सोचना कि अरे भैया तो आगे भाग गए। अच्छा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है क्या? कंपैरेटिव, वेरी बच्चा चीज है, 2 मिनट का टॉपिक है, 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते थे, माइंड कंपेरेटिव और कॉमन साइज दोनों को माइनस करते थे, पेस ईयर से डिवाइड करते थे। लॉजिक कुछ याद आ रहा है? अभी पढ़ाऊंगा मैं, थर्ड बुक में 12th में पढ़ा होगा, कंपेरेटिव और कॉमन साइज। कंपेरेटिव और कॉमन साइज बनता है सबसे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, फंड फ्लो तुमने नहीं पढ़ा है, ये मैं नया पढ़ाऊंगा तुमको। फंड फ्लो तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ये मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, फंड फ्लो टाइम लेके। फंड फ्लो के बाद अगला है कैश फ्लो। कैश फ्लो पढ़ लिया है क्या? 12वीं में पढ़ा, अभी भी पढ़ लिया, पूरा सेम है, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रैक्टिस होगी आपकी कैश फ्लो की। हम डिटेल क्वेश्चन कर चुके, बोलो है नहीं? इसके बाद दो चीज आती है, एक आती है टेक्निकल, एक आती है फंडामेंटल। टेक्निकल पूरा थ्योरी है, ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, फुल थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस, ये मैं आपको पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ। फिर क्या है बेटा, ये टेक्निकल पूरा थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, एक आध प्रैक्टिकल आएगा बस। ये इंडिकेटर्स। अच्छा, ये रिस्क एंड टाइप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, मार्क कर लो ये।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है पूरे चैप्टर का, क्योंकि यही सबसे अनोखा और सबसे नया है। रिस्क एंड इट्स टाइप्स, ये अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो ये आने की सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। हाँ या ना बोलो, रिस्क एंड इट्स टाइप्स हो गया, आगे बढ़ो। ये पूरा मेजरिंग और रिटर्न उसी के अंदर आ रहा है ना। अब ये फिर थ्योरी आ गई, पूरी सारी थ्योरी थ्योरी थ्योरी। फंडामेंटल में ये दिख रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है क्या? ये अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला ये बना, P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। अरे यार पढ़ा है यार 3 चैप्टर में, हाँ या ना बोलो, पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। फिर ये थ्योरी 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 थ्योरी, और आखिरी में कौन सा मॉडल आ गया? कैपअप मॉडल। कौन सा मॉडल? कैपअप। पढ़ा है कैपअप? क्या होता है फॉर्मूला? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। हाँ या ना बोलो। और ये आ गया, कुल मिला के सब पढ़ा है ना बे। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना है, जो करना है वो क्या करना है? थ्योरी करना है। प्रैक्टिकल क्या है? रिपीट है। प्रैक्टिकल क्या है? रिपीट है। बस एक एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला पोर्शन आएगा छोटा सा, वो प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। वो रिस्क एंड इट्स टाइप से मैं आपको करा दूंगा, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो भी 80% थ्योरी है। तो दिस चैप्टर इज मोर ऑफ अ थ्योरी एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। क्या बात समझ में? और जो प्रैक्टिकल है वो क्या है? रिपीट है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो में आपको कराऊंगा, D1 अपॉन के माइनस जी और कैपअप मॉडल। क्या बात समझ में आ रही है? तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल। थ्योरी में कुछ कुछ नया नया है। हाँ या ना बोलो। चलिए आ जाइए रेशियो एनालिसिस में, बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। और बताओ बच्चों, क्या हालचाल, क्या किया दिवाली में? बढ़िया सज धज के तैयार हुए होगे तुम लोग, बेहतरीन वाले, है ना? हाँ यार। हाँ हाँ यार, दिवाली के काम से कोई बचा है क्या दुनिया में आज तक? कोई नहीं बचता बेटा, सबको कराने पड़ते हैं, डांट भी खानी पड़ती है। सब करते हैं भाई, सब करते हैं। नहीं भाई पिटते नहीं हैं, अब भगवान की दया से। चलो बेटा आ जाओ। रेशियो एनालिसिस, सारे रेशियोज के नाम दिए हुए हैं, सुन रहे हो? बेटा नहीं कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूले फॉर्मूले देख रहा हूँ ना बेटा। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो आते हैं। करंट रेशियो फॉर्मूला बोलो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो किसको बोलते हैं? क्विक रेशियो को। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, अपॉन करंट लायबिलिटी। अरे हाँ ना, टर्नओवर में इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा सेम है। हाँ या ना बोलो, पक्का? फिर क्या आ गया? लेवरेज रेशियोस। डेट टू एसेट रेशियो, डेट टू इक्विटी था, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू एसेट्स, टोटल एसेट्स पढ़ा था ना अपन ने, डेट अपॉन एसेट, डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, डेट अपॉन कैपिटल। हाँ बोलो। नॉन डेट टू कैपिटल टोटल कैपिटलाइजेशन। ऑपरेटिंग लेवरेज अपन ने पढ़ा है, याद है? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? अरे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अरे लेवरेज चैप्टर ला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, याद आ रहा है? कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, याद आया? परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, वो जो फॉर्मूले थे, याद आए ना यार? जिंदगी कैसी है पहेली हाय। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज पूरा सेम है। हाँ या ना बोलो। कभी ये हंसाए दीदी कहाँ हूं? प्रॉफिटेबिलिटी में पहला रेशियो कौन सा आता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बोल के बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 हो बेटा। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पैट अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी, तो अर्निंग पैट अपॉन वो इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अरे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर था ना यार, रिटर्न ऑन एसेट रोआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रोआ ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, या पैट अपॉन टोटल एसेट्स पढ़ लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पढ़े? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, डेट्स। ठीक है, ये सारे रेशियोज आप पढ़ लोगे एक बार।
ये पढ़ लो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पी रेशियो। क्या है, पी रेशियो। पढ़ा है अपन ने, एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्या पढ़ा है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एमपीएस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। हाँ, प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा, एमपीएस अपॉन सेल्स पर शेयर। हाँ, एमपीएस अप मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। इसके प्रैक्टिकल्स नहीं है, सिर्फ नाम है, थोड़े बहुत आएंगे तो देख लेना। हाँ या ना बोलो। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस अपॉन कैश फ्लो पर शेयर। नाम ही है, बस मन जाना इतनी डिटेल में इनके। हाँ या ना बोलो। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो प्राइस अपॉन अर्निंग ईपीएस ग्रोथ, प्राइस अपॉन ईपीएस ग्रोथ। ये सारे फॉर्मूलेज एक बार आप देख लेंगे, काहे के बेटा, रेशियो एनालिसिस के। काहे के बेटा, रेशियो। मॉड्यूल में इसके न्यूमेरिकल्स है नहीं, स्कैनर में भी है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जितने फॉर्मूले, जितने क्वेश्चन है वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर से, तो वहीं पे करेंगे उसको अपन, कर चुके हैं मतलब अपन। हाँ या ना बोलो। हेलो बेटा, जिंदा हो। कंपैरेटिव क्या होता है बोल के बताओ। पिछले साल को इस साल से कंपेयर करना। अब तो तुमको कैलकुलेटर अलाउड है तो कचरा हो गया ये, पहले तो फिर भी दिमाग लगता था, कैलकुलेट करना पड़ता था। हाँ या ना बोलो। करो, कैसे करोगे, 3.5 लाख से 3 लाख हो गया, कैसे करोगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख इंटू 100। है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कर रहे हैं गधे। 100% आएगा ना, 1.5 लाख और से 1 लाख हो गया तो कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू, अरे समझ गए ना यार, पिछले साल से सच्चे। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज परसेंटेज। हाँ ना बोलो। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। 50,000 डिवाइड बाय 3 लाख करो। ये गलत बताने वाले लोग का ना कुछ नहीं होगा जीवन में। क्या, तो 50,000 तो है चेंज। अरे तो तुम लोग अंधे होगा, कुछ भी कर लोगे क्या, कोई कुछ भी बोलेगा तो यार, ऐसी कोई बात है क्या यार। चलो चलो, कॉमन साइज पता है, हर चीज को बैलेंस शीट के टोटल को डिवाइड करो, और प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हर चीज को सेल से डिवाइड करो। अरे है या ना, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। बन जाएगा ना ये, एडवांटेज सब पढ़ लोगे तो। फंड फ्लो आ गया, फंड फ्लो को 2 मिनट स्किप करो, कैश फ्लो में आ जाओ। कैश फ्लो में आ जाओ, कैश फ्लो में, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो। एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है कैश फ्लो का। एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है कैश फ्लो का। एग्जाम्पल 2 भी आपका होमवर्क है कैश फ्लो का। नहीं बनेगा तो मैं पक्का कराऊंगा, लेकिन पहले आप अपने प्रेम से खुद से करके आएंगे। हाँ या ना बोले, पक्का। नहीं यार, हो गया, बहुत ज्यादा हो गया मीठा। टेक्निकल एनालिसिस को एक काम करते हैं, 2 मिनट छोड़ते हैं, बाद में आएंगे थ्योरी में वापस। इसके पहले हम कवर करेंगे रिस्क एंड इट्स टाइप्स। क्या कवर करेंगे, रिस्क एंड इट्स टाइप। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं उसके पहले, ताकि इसको आप ध्यान से सुन पाए। खत्म करूंगा इस टॉपिक को मैं, 2-4 मिनट आप हॉल्ट ले सकते हैं। मैं सीधे रिस्क एंड इट्स टाइप्स आपको करा रहा हूं, ठीक है क्या। अकॉर्डिंग की जाए, 2 प्रकार के रिस्क होते हैं बेटा। एक कौन सा रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क, और एक क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सुनना ध्यान से, क्या होता है सिस्टमैटिक और क्या होता है अनसिस्टमैटिक। हाँ हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। सिस्टमैटिक रिस्क को काटा नहीं जा सकता, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या किया जा सकता है बेटा, काटा जा सकता है। काटा जा सकता है मतलब कि कंट्रोल किया जा सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल नहीं किया। भैया मैं कोई भी एक बिजनेस चला रहा हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की चली गई फॉर एग्जाम्पल, या कांग्रेस की आई, बीजेपी की चली गई, क्या मेरे हाथ में है, क्या नहीं। ठीक है, वहां पे वॉर हो गई, अभी जहां चल रही है वॉर, कहां चल रही है, यूक्रेन रशिया छोड़ो, अभी ये जो चल रही है ना वॉर, इसराइल में जो वॉर चल रही है,
अब वो वॉर चल रही है जिस कारण से मार्केट में क्या कर रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब वो वॉर चल रही है तो अल्टीमेटली क्या है, मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, क्या बात समझ में आ रही है। तेल, कच्चा तेल महंगा हो गया, या वॉर चल रही थी उसके कारण से हमको तेल महंगा मिल रहा है, तेल महंगा हो रहा है तो अल्टीमेटली मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, मेरा महंगाई बढ़ रही है, मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है बेटा, सिस्टमैटिक। ये क्या है बेटा, सिस्टमैटिक। अच्छा, नाम उल्टा सा, कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना। सिस्टमैटिक क्या होते हैं बेटा, अनकंट्रोलेबल। सिस्टमैटिक क्या होता है बेटा, अनकंट्रोलेबल। मैक्रो इन नेचर, क्या होते हैं, मैक्रो इन नेचर। मैक्रो से क्या मतलब है ना, बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आपके हाथ में नहीं है। अनसिस्टमैटिक क्या होते हैं, कंट्रोलेबल एंड माइक्रो इन नेचर। क्या बेटा, कंट्रोलेबल एंड माइक्रो। तो पहले सिस्टमैटिक देखो। बिजनेस के लिए सिस्टमैटिक रिस्क तीन प्रकार के होते हैं जो अनकंट्रोलेबल है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर बढ़ गई, ब्याज दर घट गई, मैं कुछ कर सकता हूं क्या उसका, नहीं, अनकंट्रोलेबल है। मार्केट रिस्क, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन, रिसेशन ये सब आ रहा है, क्या वो मेरे हाथ में है, क्या नहीं। और क्या है, परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। तो तीन रिस्क होते हैं जो मेरे हाथ में नहीं होते हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क और परचेजिंग पावर। इसको मेजर किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, मेजर। अच्छा, होता क्या ना, तुम अगर इसको डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में है नहीं तुमको पता एक्चुअली में क्या होता है, बिजनेस में इस लेवल तक काम किया जाता है कि एक सिस्टमैटिक रिस्क मेजर किया जा सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल 8% आ रहा है, मैं 12% रिस्क लेना चाहता हूं, बोलो हाँ या नहीं। तो सिस्टमैटिक रिस्क मेजर किया जा सकता है, और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो जितना सिस्टमैटिक रिस्क है उसके बेसिस में क्या किया जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को सेट किया जाता है। ये बात समझ में आई, मैंने क्या भूली, कि भैया मैं 12-15% का रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं, 8% तो क्या है, सिस्टमैटिक, तो मैं अनसिस्टमैटिक कितना झेल सकता हूं, 4। अरे बात समझ में आ रही। इसका और सरल भाषा में एग्जांपल दूं, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे, रोज रोज ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप बिजनेस रिस्क को, जो आप अपने डिसीजन लेते हो उसको रोक सकते हो थोड़े समय के लिए, कि जब मार्केट स्टेबल होगा तब करेंगे, हाँ या ना, बोलो ना। तो आपने, सुन रहे हो, आपने सिस्टमैटिक रिस्क को देखते हुए क्या किया, अनसिस्टमैटिक रिस्क को सेट किया। अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या किया, सेट किया। कितो कोई बात समझ में आई, कि भैया मार्केट में उथल पुथल है, इंटरेस्ट रेट में उथल पुथल है, परचेजिंग पावर ठीक नहीं चल रही है, तो एक काम करते हैं, बिजनेस डिसीजन को थोड़ा सा ध्यान रोक लेते हैं, थोड़ा सा समझ के लेते हैं। तो ये क्या हो गया, तुमने बिजनेस रिस्क को कंट्रोल किया। यानी कौन सा रिस्क को बेटा, अनसिस्टमैटिक रिस्क को। नाम से समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अरे बोलो ना यार, मार्केट रिस्क और फिर परचेजिंग पावर। अनसिस्टमैटिक में दो रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस की फिक्स कॉस्ट ही कवर ना है। अगर मान के चलो मैं बैच चला रहा हूं, बच्चे ही ना आए, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए और परचेजिंग पावर बढ़ जाए, कम हो जाए, लोग फीस देना कम कर दे, मार्केट में कुछ होए, वो सबके साथ हुआ है ना, सारी कोचिंगों के साथ हुआ है, हाँ ना, बोलो ना यार, वो कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक। अरे यार, जो उनके साथ हुआ है वो क्या है, सिस्टमैटिक। मेरे पास बच्चे नहीं आए, ये क्या है बेटा, बिजनेस रिस्क। बच्चे आए, फीस भी दी, लेकिन मैंने लोन इतना ज्यादा ले चुका है कि मैं ब्याज नहीं चुका पा रहा हूं, तो ये कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल। बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट से एसोसिएटेड जो रिस्क है वो कौन सा रिस्क है, बिजनेस रिस्क। और जो इंटरेस्ट से एसोसिएटेड रिस्क है वो कौन सा है, फाइनेंशियल रिस्क। ये कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो तुम, अभी कहां पढ़े हो, आगे पार्ट पीछे सपाट, ऑपरेशनल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, हाँ बोलो ना यार। लिवरेज को क्या बताया था, रिस्क। याद आ रहा है, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के कारण आने वाला रिस्क क्या था, ऑपरेशन लिवरेज। और ब्याज ना चुका पाने का रिस्क क्या था, फाइनेंशियल लिवरेज। अरे डेड बॉडीज बोलो। वैसे ही क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क में होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल। बिजनेस रिस्क क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट पे लगता है, क्या बात समझ में आ रही है, वो कौन सी रिस्क है, बिजनेस रिस्क। क्या बात समझ में आ रही है। और ब्याज ना चुका पाने का रिस्क क्या है बेटा, फाइनेंशियल रिस्क। आपका बिजनेस में कुछ ऐसा हो जाए कि आपका डिसीजन गलत हो जाए, वो कौन सा रिस्क है, बिजनेस। आईफोन 16 नहीं चला, इज अ बिजनेस रिस्क। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन ओवरऑल फोन ही बिकना बंद हो जाए, ये क्या है बेटा, सिस्टमैटिक। ये क्या है बेटा, सिस्टमैटिक। या आईफोन ने, एप्पल कंपनी ने इतना डेट उठा लिया है कि वो ब्याज ना कमा चुका पाए, ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क। समझ गए ना सारे लोग। तो ये होता है बिजनेस लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ये पूरा आपके सामने दिया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ या ना बोले। अरे चल जाएगा क्या, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, अरे हाँ या ना बोलो।
चलो, हो गया बच्चों? अरे देखो यार, जल्दी देखो। डन, आ जाओ। कह रही हो इस एक काम करें, आज इतना ही करें कि थोड़ा सा और कर लें? हाँ, आज एक्चुअली क्लास थोड़े से कम देर की है ना, तो पिंकी मैम को भी अपन को क्लास देनी है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन सिक्योरिटी अपन कल करेंगे, ठीक है क्या? रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, वो मैं आपको कल कराऊंगा। और उसके साथ में क्या करूंगा, अच्छा, एक चीज। हाँ, तो मैं क्या मतलब, मैं कैरी ऑन कर लूं? इजी है। हाँ, चलो। अरे ठीक ठीक, मैं समझ गया, तुम मत परेशान हो। कैरी ऑन, चलें। यू, क्यों इसी वजह से बोल रहे थे साले? है नहीं तो। अब मैं तेरी शक्ल नहीं देखता हूँ, तेरे को मेरी हंसी नहीं सुननी थी? नालायक कहीं का। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता हूं मैं। चलो आओ, इजी है। मुन्नू डियर को स्ट्रेट बैठो, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है क्या? रिटर्न ऑन सिक्योरिटी मतलब कितना कमाया, कितना कमाया। दो प्रकार की रिटर्न होती है, बहुत ही इजी। दो प्रकार की रिटर्न होती है, बहुत ही इजी। एक होती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एक क्या होती है बेटा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एचपीआर। क्या? एचपीआर क्या कहलाती है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और एक कहलाती है एनुअलाइज रिटर्न। एक कहलाती है एनुअलाइज। मुंडू डियर को स्ट्रेट पढ़ो, तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के। तुम्हें, मेरे को तो लग रहा है, तुम्हें लगे ना लगे, बाकी सब तुम जानो। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, आओ। अबे, मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था फॉर एग्जाम्पल। उसमें अगर आप ऐसे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना, भरोसा कर लेना, झूठ थोड़ी बताऊंगा, ठीक है? अरे कहाँ है, दिखा नहीं रहा। हाँ, उसमें मैंने लगाए थे 3,20,000 रुपए सपोज। हाँ या नहीं? कितने लगाए थे? 3,20,000 रुपए। अब वो कितने हो गए हैं? 3,66,000 रुपए। तो कितने कमा लिए मैंने, बताओ? कितने? 46,000 मोटा मोटी, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, ये जो 46,000 मैंने कमाई, देखो ये दिखेगा अभी तुमको, उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न लिख के आ रहा है, दिख रहा है क्या सामने स्क्रीन में? ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न सामने ये परसेंटेज में लिख के आ रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न। फर्स्ट बेंच वाले को दिखेगा, उसी को वही पढ़ने आता है बस, ठीक है? कितना है? 13.95%। कितना आ रहा है? 13.95%, ये लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब क्या होता है? कुल पैसा कितना बना, कुल पैसा कितना बना। अच्छा, डिफरेंस निकाल के बताओ कितना होगा? 320 - 3 66 कितना कमाया? 46। कितना लगा के कमाया? 320। परसेंटेज बताओ? 46,000 डिवाइडेड बाई 320 × 100 कितना आया? 14.37। इसमें कितना दिया? 13.95। राउंड ऑफ क्यों आया? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं लिखे, आगे पीछे लिखे हैं, जो 100 वाले फिगर्स को मैंने इग्नोर किया है। हाँ या नहीं बोलो? जैसे 3,66,440 रुपए हैं, तो मैंने इग्नोर किया। कितना आया तुम बताओ? 14 पॉइंट, ये हो गया। अरे हाँ ना बोलो ना यार, ये मैंने आपको एक स्टॉक का दिखाया, 14.375 क्या हो गया? एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया। हाँ या ना बोलो? अरे हाँ। क्या ये 1 साल में कमाया? 2 साल में? नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं बोलूं ये पैसा मैंने 5 साल पहले लगाया था, 5 साल में इतना बनाया, तो क्या एनुअलाइज रिटर्न 14% होगा? नहीं। हाँ या ना बोलो ना यार। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये फिगर डेटा मैं सही डेटा नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 10 साल में कमाया। कितने साल में? 10 साल। 14.35 कितना है? 10 साल में। एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है? 14.35। लेकिन ये 10 साल में कमाया, तो पर एनम का एनुअलाइज रिटर्न कितना होगा? 14.35 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे क्या? नहीं। अरे भाई, ऐसे थोड़ी डिवीजन हो जाता है सीधे सीधे कि बराबर बराबर हर साल कमाया होगा, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग फैक्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना? क्योंकि जो कमाया उसको फिर से इन्वेस्ट करता गया हूं ना, कंपाउंडिंग लगी होगी। हाँ ना बोलो ना यार? तो एनराइज रिटर्न कैसे निकालूंगा? 14.35 कितने साल का है? 10 साल का, है ना? तो एक में 14% जोड़ो, वन में 14% जोड़ते हैं तो मन कितना आता है? 14.35% जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है बताओ? 1.1435 हो जाता है, बोलो हाँ। अरे नहीं आया कि आया?
मैं ठूसा मार दूंगा। अबे एक में 10% जोड़ते हो तो 1.10 होता है, एक में 5% जोड़ते हो तो 1.05 होता है, वैसे ही एक में 14% जोड़ रहा हूं ना, 1.1435 हो रहा है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल। टू दी पावर 1/10, टू दी पावर 1/10 पर एनम। अच्छा 1/10 कैसे करोगे? भूल जाओ, पढ़ाई लाई छोड़ दो तुम लोग, पता। 12 बार रूट, याद है? 12 बार रूट, -1 डिवाइडेड बाय 10 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। नहीं याद आ रहा है? बड़े भाई क्यूब रूट निकालते थे, क्यूब रूट। टू दी, जब भी फ्रैक्शन में होता था पावर, जब भी फ्रैक्शन पावर होता तो यूज करते थे। अभी फ्रैक्शन में क्या है? 1/10। फ्रैक्शन में क्या है? 1/10, तो 1.1435, 12 बार रूट। दबाओ। -1 डिवाइडेड बाय 10 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। मैंने 1%, 14% अगर 10 साल में कमाया तो 1% आपका एवरेज में आया है, एनुअलाइज। 1% आपका क्या आया है? एनुअलाइज। आया कि नहीं आया? बेटा हाँ या ना बोलो ना यार। देखो क्वेश्चन करो अब ये वाला। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इन शेयर्स 10 ईयर्स अगो। 10,000 रुपए लगाए थे शेयर्स में 10 साल पहले, ठीक है। और करेंटली वो कितने हो गए? 23,800 रुपए। जो 10,000 रुपए लगाए थे वो कितने हो गए हैं? 23,800 रुपए। पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ। कहा? 2 मिनट बस रुक जा, ये क्वेश्चन करके जा। 23,800, 10,000 कितने हो गए? 23,800। बताओ कितना रिटर्न आएगा? परसेंट पे। 10,000 कितने बन गए? 23,800। कितने परसेंट रिटर्न हुआ बताओ? 13,800 डिवाइडेड बाय 10,000 परसेंट, यानी 138%। अरे तुम लोग क्या यार, 1.38 बोल रही हो? 138 बोला? ओके ओके सॉरी। कितना हो गया? 138%। हाँ या ना बोलो। अब ये कितने साल में कमाए? 10 साल में। कितने साल में? 10 साल। एनुअलाइज कैसे निकालोगे? 1 रुपए में 138% जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2.38। कितना हो जाएगा? 2.38। ठीक है, 2.38। कितने साल? 10 साल। कितने साल? 10 साल। तो टू दी पावर 1/10 निकालो, कितना आएगा? 2.38, 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 10 +1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1.0905 आ रहा है। तो अब इसको परसेंटेज में करना है तो क्या करना पड़ेगा? -1 × 100, 9.05 या 06। कितनों को समझ आया? अगर एनुलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले होल्डिंग पीरियड निकालो, बोलो हाँ। अगर इसका मैं फॉर्मूला दूं तो क्या दूंगा? 1 + होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 1 रुपए में जो रिटर्न आया था वो जोड़ा, बोलो हाँ। टू दी पावर 1/n, टू दी पावर 1/n। ये क्या हो जाता है? एनुलाइज रिटर्न। क्या हो जाता है? एनुलाइज रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो सारा सीधा सीधा समझ गए होगे। डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिफरेंस डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 क्या आ गया था? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये क्या आ गया? 1 + HPR टू दी पावर 1/n। बन गया। अब जा सकती हो बेटा, जाना है अगर तो। हाँ बेटा। हाँ, फॉर्मूला। 1 + HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न।
हो गया कि नहीं हुआ? चलो, 3 years अगो फ्रेड इन्वेस्टेड $10,000 इन द शेयर्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। ईच ईयर इन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसने इन्वेस्ट कितने किए? 10,000। ईच ईयर कंपनी ने डिविडेंड बांटे। ईच ईयर फ्रेड रिसीव्ड 100 डिविडेंड्स। हर साल 100 रुपए उसको डिविडेंड मिला है। नोट दैट सिंस द फ्रेड रिसीव्ड 100 डिविडेंड इन ईच ईयर हिज टोटल इनकम इज 300, क्योंकि 3 साल उसने होल्ड किया होगा। हाँ, 3 साल होल्ड किया तो 300 रुपए उसकी इनकम हो गई है। टुडे फ्रेड सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 12,000 एंड वांट्स टू डिटरमाइन होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितनी होगी? यानी उसने लगाए कितने? 10,000, बोलो हाँ। हर साल कितने कितने कमाए? 100, 100, 100 का डिविडेंड मिला, बोलो हाँ। और तीसरे साल में उसको बेच दिया कितने में? 12,000 में। तीसरे साल में उसको बेच दिया किस में? 12,000 में। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फायदा क्या होता है? हम साल साल का ध्यान ही नहीं रखते, कुल कमाए कितने बस ये देखते हैं। बताओ कितने कमाए? 300 रुपए ये कमाए और 1,000 के 12,000 ये हो गए, तो कुल कितने कमाए? 2,300। कुल कितने कमाए? 2,300। लगाए कितने? 10,000। तो 2,300 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। समझ गए? होल्डिंग पीरियड रिटर्न में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। कभी भी कमाया, कितना भी कमाया, कुल मिला के कितना लगा के कितना बनाए, कुल मिला के कितना लगा के कितना बनाए। ये इजी है। अगर आ गया तो बेटा बहुत ही तोहफा मिलेगा भगवान की तरफ से। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब तुम बोल रहे थे छुड़वा दो, कैसे छुड़वा देता बताओ? आया कि नहीं आया? लगे हाथ हो गया नहीं? अरे हाँ ना बोलो। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड फॉर एन हु बॉट स्टॉक ईयर अगो? 50। एक साल पहले 50 रुपए का खरीदा था, 5 रुपए डिविडेंड मिला है और अब बिक रहा है 60 में। अब बिक रहा है 60 में। कितना कमाया? 5 रुपए डिविडेंड में, 10 रुपए स्टॉक प्राइस में, यानी कुल कितना कमाया? 15 रुपए। लगाए कितने? 50 रुपए। तो 15 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। नहीं आएगी? आया है पक्का? विच ऑफ द परफॉर्म बेटर? म्यूचुअल फंड एक्स वॉज हेल्ड फॉर 3 years एंड अप्रिशिएटेड फ्रॉम 100 to 150। 3 साल तक रखा, 100 से कितना हो गया? 150। प्रोवाइडिंग 5% इन $5 इन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोवाइडिंग 5% इन डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूचुअल फंड बी विच वेंट फ्रॉम 200 to 320 एंड जनरेटेड $10 इन 4 years एंड 4 साल में कितना कमाया? $10। पहले एक एक दोनों का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो, खुद से निकालो एक बार सॉल्व करके। 100 से 150 हो गया, 50 रुपए वो कमाए, 5 रुपए और कमाए, कुल कितने कमाए? 55 डिवाइडेड बाय 100%। आया 55। दूसरे का निकालो। म्यूचुअल फंड बी 200 से कितना हो गया? 320। कौन सा बेहतर है? एक्स या बी? एक्स या वाई? क्यों वाई? भाई ये 55% 3 साल में है और ये 65% 4 साल में। क्या कंपेयर कर सकते हो? क्या करोगे? एनुअलाइज में कंपेयर करोगे दोनों को। आई में कंपेयर करोगे एनुअलाइज, तो दोनों को पर एनम निकालोगे। हाँ या नहीं बोलो? पर एनम का तरीका, 1 रुपए में 55% जोड़ो टू दी पावर 1/3 और 1 रुपए में 65% जोड़ो टू दी पावर 1/4। हाँ ऑब्वियसली। एक सेकंड रुक जाना, आया हूं। परसेंटेज में निकालना 1.15 अगर आ रहा है तो -1 करके इंटू 100 आखिरी परसेंटेज में चाहिए। बेटा हो गया? नहीं आया कि आ गया? पक्का? चलो क्लियर है। ये अपन ने होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी सीख लिया, एनुअलाइज रिटर्न भी सीख लिया। हाँ या ना बोलो? अच्छा, अप्रोचेस टू वैल्यूएशन सिक्योरिटी जो बता चुका हूं पहले, दो आप पढ़ के आओगे, टिक करो। फंडामेंटल और टेक्निकल आप रीड करके आओगे। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अबे अगला टॉपिक वे
दिख गया? आगे आओ। कैपम आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, चलेगा? वैसे तो P0 भी दे देना चाहिए, दे दूंगा P0 भी। चलो रहने दो, एक ही क्वेश्चन है, करा दूंगा, फिर नहीं तो मैं क्या कराऊंगा। ये लोग, कैपम आपका होमवर्क है, कैपम पूरा एग्जाम्पल 1 2 3 जितने भी हैं आपका होमवर्क है, कैपम मॉडल पूरा क्लियर है क्या? तो कल बाकी की थ्योरी करके, कल एक दिन में खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो कल अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो परसों खींच लूंगा थोड़ा सा, चलेगा क्या? तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी क्या होता है, खत्म होता है, चलेगा क्या? इंपॉर्टेंट है, जितनी थ्योरी पढ़ाई बहुत बेसिक सी थ्योरी थी, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ लेना, और ये कैलकुलेशन होल्डिंग पीरियड रिटर्न कर लेना, इस चैप्टर से आने की प्रबल दावेदारियां है। कैश फ्लो फंड फ्लो कर लो, कैश फ्लो मैंने होमवर्क दिया आपको, ठीक है क्या? जितना होमवर्क दिया वो प्लीज सारे लोग कर लेंगे। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।